चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। और पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। और जब किसी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो वहां पे जो फार्मूला निकल के आता है E बराबर 1/4 पाई E0 2P/r3। ये किस कंडीशन में है? ये अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे आप किस कंडीशन में निकालेंगे? निरक्षीय कंडीशन में निकालेंगे। मतलब यहाँ पे एक मानिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव है और उस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बराबर तथा विपरीत आवेश हैं और दोनों आवेशों की बीच की दूरी 2l है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O से किस कंडीशन में? निरक्षीय कंडीशन में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है और इसी बिंदु P पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की गणना करना है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र। तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हम क्या मानेंगे कि मानेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या मानेंगे? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे बराबर तथा विपरीत आवेश है, अर्थात इसके एक सिरे पर माइनस आवेश तथा दूसरे सिरे पर प्लस आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है? तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मतलब एक आवेश माइनस है दूसरा आवेश प्लस है, तो माइनस आवेश और प्लस आवेश को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु O से किस कंडीशन में? निरक्षीय कंडीशन में। तो निरक्षीय कंडीशन किस लाइन में होगा? इस लाइन में होगा कि ऊपर वाले लाइन में होगा। तो निरक्षीय स्थिति हमेशा इस वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत ऊपर होगा या तो नीचे होगा। तो मान लेंगे इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया गया है और इसी बिंदु P पर किसका मान निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। तो पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालने से पहले हम किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे? पहले प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो प्लस आवेश है इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो मान लेंगे इस प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता होगा उसको हम क्या मानेंगे? E1। और इस E1 की जो दिशा होगी प्लस से दूर होगी। प्लस से दूर क्यों होगी? क्योंकि हम पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं जब कोई प्लस आवेश होता है उस प्लस आवेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखा प्लस से निकलकर दूर जाता है। जब कोई माइनस आवेश होता है तो माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल रेखा माइनस की ओर होता है। मतलब जहाँ पे प्लस आवेश होगा उस प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की जो दिशा होगी प्लस से दूर होगी और माइनस आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो माइनस की ओर होगी। जस्ट इसी प्रकार का वैसे ही है। मान लेंगे यहाँ पे प्लस Q है और यहाँ पे माइनस Q है। इस प्लस Q के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता E1 माने हैं इस E1 की जो दिशा होगा प्लस से दूर होगा। तो मान लेंगे इस प्लस से जाने वाली जो रेखा होगी इस रेखा को प्लस से क्या कर देंगे? दूर कर देंगे और इसको मान लेंगे E1। ये जो वेक्टर E1 है यह वेक्टर E1 किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 को प्रदर्शित करेगा। वैसे ही मान लेंगे ये माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो माइनस आवेश को बिंदु P से हम जोड़ देंगे और माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो तीव्रता मानेंगे वो क्या मानेंगे? E2 मानेंगे। और इस E2 की जो दिशा होगी माइनस की ओर होगी कि माइनस से दूर होगी? तो अभी मैंने बताया था
किसी माइनस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा माइनस की ओर होती है, और प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लस से दूर होती है। यहाँ पे माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माने हैं, इस E2 की जो दिशा होगी वो सदैव माइनस की ओर होगी। और मान लेंगे माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना है, E2 है, तो E2 माइनस की ओर होगी और E1 सदैव प्लस से दूर होगी। ठीक, तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि ये जो रेखा है और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस रेखा और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में कितना कोण बना है, तो रेखा और वैद्युत द्विध्रुव के बीच में थीटा कोण बना है। जब यहाँ पे थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पर भी कितना कोण बनेगा, थीटा कोण बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे समझो, अगर ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण है, तब उस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 दोनों का जो परिणामी तीव्रता होगा, यहाँ पे दो तीव्रता है, ध्यान से समझने का प्रयास करना, इसको मैं साइड में फिगर बना के समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये बिंदु P है, इस बिंदु P पर दो तीव्रता है, एक तीव्रता E1 ऊपर की ओर है और एक तीव्रता नीचे E2, एक तीव्रता E2 नीचे की ओर है। अब इस E1 और E2 का हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। जब E1 और E2 का जब हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो क्लास 11th में हम तो एक टॉपिक पढ़े हैं वेक्टरों का सम, यानी दो वेक्टरों को जोड़ना। जब भी हम दो वेक्टरों को जोड़ते हैं, दो तरीके से जोड़ते हैं, एक त्रिभुज विधि और एक चतुर्भुज विधि। यहाँ पे वेक्टर E1 है और यहाँ पे वेक्टर E2 है, और वेक्टर E1 और वेक्टर E2 को जोड़ेंगे तो किस विधि से जोड़ेंगे, तो समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ेंगे। और जब समांतर चतुर्भुज विधि से जोड़ते हैं तो वेक्टर E1 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, वेक्टर E2 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ऐसे, और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उस लाइन को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। और ये जो लाइन होगी, यही लाइन किसको बताएंगे, परिणामी तीव्रता E को बताएंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर E1 ऊपर है, एक वेक्टर E2 नीचे है। दोनों वेक्टरों का जब परिणामी खींचेंगे तो किस विधि के अनुसार खींचेंगे, तो पैरेललोग्राम के अनुसार, मतलब समांतर चतुर्भुज विधि के अनुसार खींचेंगे। जब समांतर चतुर्भुज विधि के अनुसार खींचेंगे तो E2 के समांतर एक रेखा कुछ ऐसे खींचेंगे, फिर E1 के समांतर एक रेखा ऐसे खींचेंगे, और दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु को और इस बिंदु P को आपस में मिला देंगे। ये क्या कहलाएगा, परिणामी तीव्रता E कहलाएगा। ठीक, ये जो परिणामी तीव्रता E की जो रेखा है, मतलब परिणामी तीव्रता E की जो दिशा है वो सदैव इधर है। इधर का मतलब प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर है, और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या है, सपोज कर लेंगे ये है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की रेखा दोनों क्या है, समांतर है। और जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं और एक तिर्यक रेखा आपस में काटती है तो ये वाला कोण और ये कोण आपस में क्या होगी, बराबर। मतलब अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा। इसी प्रकार ये रेखा और ये रेखा, यह दोनों रेखा समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा काटती है। जब ये कोण थीटा होगा तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर नीचे वाला एंगल थीटा है, इसके नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर इधर वाला एंगल थीटा है, इसके ऊपर वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। किसके अनुसार, जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, एक तिर्यक रेखा काटती हैं। जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। अब इसके बाद इसमें चलेंगे तो E1 और E2, यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरा वेक्टर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2। E1 किसके कारण है, प्लस आवेश के कारण, और E2 किसके कारण है, तो माइनस आवेश के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ से E1 का मान निकालेंगे, फिर E2 का मान निकालेंगे
और E1 और E2 का परिणामी तीव्रता E के मान में रख देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो निकालते हैं। यहाँ पे जो E1 का मान होगा किसके कारण, प्लस आवेश के कारण, तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखेंगे यहाँ पे प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। जब प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितना है Q, और आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हम कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। यहां से यहां तक की दूरी कितना है L, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु और Q के बीच की दूरी क्या होगा, L होगा। ठीक उसी प्रकार मध्य बिंदु और माइनस आवेश के बीच की दूरी क्या होगा, L होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, तो इसका एक भुजा की लंबाई L है, दूसरे भुजा की लंबाई R है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इसका विकर्ण की जो लंबाई होगी √R² प्लस L स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्लस आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, √R² प्लस L स्क्वायर है। मतलब आवेश Q है और आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, √R² प्लस L स्क्वायर। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। Q भी हो गया और R भी हो गया, लेकिन यहाँ पे R नहीं है, R का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या करेंगे, R का स्क्वायर करेंगे। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा यहाँ पे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर रूट का स्क्वायर है, और जब अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, बचता क्या है R² प्लस L स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे E1 का मान हो गया किसके कारण, प्लस आवेश के कारण। इसी प्रकार माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। जब हम लोग माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो मान लेंगे माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितना है, E2 है। जब माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 है, यहाँ पे E2 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, होगा यहाँ पे E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस आवेश है ना, यहाँ पे माइनस आवेश Q और माइनस आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी क्या होगा, वही दूरी होगा जितना यहाँ पे दूरी था। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, √R² प्लस L स्क्वायर। मतलब दूरी वही होगा, यानी √R² प्लस L स्क्वायर पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ से E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, बचेगा क्या, R² प्लस L स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 और प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, यानी E1 और E2 दोनों का मान हम निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E का मान। लिखेंगे यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और मान लेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या है, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो E है, और E बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, E बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, दिमाग लगाना। तो अगर हम E का मान निकालेंगे, ध्यान समझना, ये वेक्टर E1 है और वेक्टर E1 के साथ थीटा एंगल जुड़ा हुआ है। जब वेक्टर E1 के साथ थीटा एंगल जुड़ा हुआ है, तो अगर इस वेक्टर E1 को घुमाकर इस परिणामी तीव्रता के अवदिश कर देंगे तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा E1
cos थीटा। ये सब आप लोग 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हो। यानी वेक्टर E1 को घुमाकर परिणामी तीव्रता E की दिशा में करेंगे तो वो कौन सा कंपोनेंट होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब होता है क्षैतिज घटक। कौन सी घटक? क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक में हमेशा क्या लगाते हैं? cos लगाते हैं। तो E1 का जो क्षैतिज घटक होगा परिणामी तीव्रता E के अनुदिश होगा और क्षैतिज घटक में हमेशा क्या लगाते हैं? cos थीटा लगाते हैं। इसका मतलब E1 cos थीटा। उसी प्रकार अगर हम E2 को देखें तो E2 का जो क्षैतिज घटक होगा, E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो किसके अनुदिश होगा? परिणामी तीव्रता E के अनुदिश होगा। क्यों? क्योंकि परिणामी तीव्रता इधर है और E2 इधर है और परिणामी तीव्रता और E2 के बीच में एंगल कितना है? थीटा है। तो थीटा जिसके साथ जुड़ा होता है, एंगल जिसके साथ जुड़ा होता है, वह रेखा हमेशा क्या कहलाती है? क्षैतिज घटक कहलाती है। तो यहाँ पे जब E2 का क्षैतिज घटक निकालेंगे तो E2 का क्षैतिज घटक किस दिशा में निकलेगा? परिणामी तीव्रता E की दिशा में निकलेगा। इस प्रकार इसी दिशा में क्या हो जाएगा? हो जाएगा E2 का क्षैतिज घटक और E2 का जो क्षैतिज घटक होगा वो होगा E2 cos थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम परिणामी तीव्रता E का मान निकालें तो परिणामी तीव्रता E का मान निकालने से पहले देखेंगे कि E1 का जो क्षैतिज घटक है वो किस दिशा में है? परिणामी तीव्रता E की ही दिशा में है। उसी प्रकार E2 का क्षैतिज घटक किस दिशा में है? तो परिणामी तीव्रता E की दिशा में। मतलब ये जो परिणामी तीव्रता E है, इस परिणामी तीव्रता E के अनुदिश दो तीव्रता है, एक वैद्युत क्षेत्र की क्षैतिज घटक वाला तीव्रता और एक दूसरे का क्षैतिज घटक वाला तीव्रता। मतलब E1 का क्षैतिज घटक और E2 का क्षैतिज घटक जब दोनों एक ही दिशा में है तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर हमें परिणामी तीव्रता E का मान निकल जाएगा। अर्थात बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता E होगा, E बराबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों में cos थीटा कॉमन है तो कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या? बचेगा E1 प्लस E2 ब्रैकेट क्लोज cos थीटा। E1 का मान निकाले हैं और E2 का भी मान निकाले हैं। तो E1 का मान यहाँ पे है और E2 का मान यहाँ पे है और दोनों का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे? रख देंगे। दोनों का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आंसर क्या आएगा? आएगा E इक्वल टू E1। E1 की वैल्यू कितनी है? E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसी प्रकार E2 की वैल्यू कितनी है? तो E2 की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या मिलेगा? cos थीटा मिलेगा। ठीक है। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे का ब्रैकेट क्लोज। अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों वैल्यू क्या है? सेम है। और जो सेम वैल्यू को जब हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 2 डबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे E बराबर निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q हो जाएगा तो 2Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक है। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान समझो। चाहे हम लोग ये वाला ट्रायंगल लें चाहे ये वाला ट्रायंगल लें, इन दोनों में से किसी भी एक ट्रायंगल को लेंगे तो वहां से cos थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू क्या आएगा? ध्यान समझना यहाँ पे। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे आधार कितना है? तो थीटा यहाँ पे, तो आधार पहले कर्ण किसे कहेंगे? ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल, सॉरी, इस 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम कर्ण कहते हैं।
और एंगल के सामने वाला जो साइड होता है इसको हम लंब कहते हैं, और नीचे का जो बच गया उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और cos थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा इक्वल टू है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है यहाँ पे, यल है, यहाँ पे आधार की जगह पे लिख देंगे यल। और कर्ण कितना है, कर्ण है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो कर्ण की जगह पर रखेंगे हम लोग आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यानी cos थीटा की वैल्यू कितना निकल के आ गया, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, रख देंगे। और इस cos थीटा का वैल्यू यहाँ पे रखकर आप हल करोगे तो क्या आ जाए, 2q और यल। और हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, 2q यल क्या होता है,